ये फरमाएं कि वज़ीर आज़म साहब की आज की तकरीर क्या होनी चाहिए, क्या तवक्को हम करें और किस तरीके से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ख़ास तौर पर अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से और भारत की रेशदवानियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी इरशाद साहब और अस्सलाम वालेकुम जी अब्बासी साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और वाकई आज की तकरीर काफ़ी अहम होगी। अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं 3 चीज़ों पर फोकस करूं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का पिछले 20-25 साल में बड़ा कलीदी किरदार रहा है। सबसे अहम खित्ते में सबसे अहम किरदार, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी, सबसे ज़्यादा महाजरीन को हमने मेज़बानी की सबसे तवील अरसे के लिए दुनिया की तारीख में, और हम विक्टिम रहे हैं। और हमें सपोर्ट चाहिए इंटरनेशनली, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे कर्जे का इशू हो या चाहे डेवलपमेंट का इशू। नंबर 1 के पाकिस्तान का किरदार रहा है और जोरदार तरीके से बताएं कि हमने कुर्बानियां दी हैं, काविशें की हैं अमन के लिए। बाकी जो हुआ अफगानिस्तान में वो तो हमारा नहीं था, वो तो नालायकी अमरीकियों की और बाकियों की। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो एक पड़ोस है हिंदुस्तान, जिसको बड़ा चाहते हैं मगरबी ममालिक, उसका असली मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है कि कनाडा जो G7 का मुल्क है, नेटो का मेंबर है और एक ग्रुप है जिसे कहते हैं 5 आइज एशेलॉन। वो है 5 आइज का मतलब है कि अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इनका एक इंटेलिजेंस ग्रुप है और ये आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि हिंदुस्तान के रॉ ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, हिंदुस्तान की रियासत ने कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन बाशिंदे को मंसूबाबंदी के बाद कत्ल किया है, जो एक बहुत बड़ी एक जुर्म है इंसानियत के खिलाफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ। और ये तो इसके ऊपर सजा मिल सकती है, उनको सैंक्शन लग सकते हैं। तो इसका मेरे ख्याल में, और ये जिक्र करें कि अंदरूनी तौर पर वो फाशिस्ट हैं, बैरूनी तौर पर वो रियासती दहशतगर्द हैं। ये है असलियत हिंदुस्तान की, जो इस वक्त अमेरिका और बाकी सब लोग कह रहे हैं हमारा हलीफ है और जमहूरियत है। और तीसरा ये है कि जो आलमी नया तब्दीली आ रही है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, कि जो एशियन सदी आ रही है उस सदी में पाकिस्तान उसका हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि एक नई सरजंग हो। हम समझते हैं कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और हम किसी नई सरजंग का हिस्सा नहीं होंगे। और इस एशियन सदी की बात करें और इसमें कहें कि हम तो पुल का किरदार हमने माजी में अदा किया, हम आइंदा भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में इन लाइंस पर होगी तो बड़ा एक जोरदार क्लियर मैसेज आएगा। उसमें कोई हाथ मलने की जरूरत नहीं, घबराहट की जरूरत नहीं। ठक 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 टिका के खुल के बात करें तो फिर बात बनेगी। हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के, पाकिस्तान को बदनाम करने में, और हम हमेशा जब मौका आता है हम वो मौका जाया करते हैं। तो ये मौका अब जाया नहीं करते। अच्छा मिशा साहब, ये फरमाएं कि भारत ने ये जो गलती कहना चाहिए या हिमाकत कहना चाहिए, कनाडा में जाके अपने किसी जुर्म किया जी, कोई हिमाकत नहीं, मैं सवाल जो कर रहा हूँ वो ये है कि ये उसकी कोई खुद एतमादी है कि पता है कि कनाडा के ताल्लुकात यूरोप से क्या हैं, अमेरिका से क्या हैं, 5 आइज़ का भी आपने जिक्र किया है, इसके बावजूद वहाँ टारगेट करना, और फिर एक तो दूसरा भी परसों वाक़या हो गया है, तो ये उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी है या हिमाकत है, या वो समझ रहा है कि मैं जिस तरह पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ करता रहा हूँ, वहाँ भी करूँगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। आपको पता है इरशाद साहब के कुछ वाक़यात इधर भी हुए हैं। मई में लाहौर में एक वाक़या हुआ था एक सिख लीडर का, फिर पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में कश्मीरी लीडर का भी हुआ है, और नेपाल में भी वाक़यात हो चुके हैं। तो ये जो हिंदुस्तान की जो रियासती दहशतगर्दी, जो टारगेट असैसिनेशन है, और आपको पता है कि रॉ का जो स्टेशन चीफ है कनाडा में, उसको निकाल दिया गया है। ये एक उनका ख्याल था कि हम मगरब में करेंगे, हमारे यार दोस्त हैं, चिड़े नहीं फड़केगी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कोई क्या फर्क पड़ता है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये खुद आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने पकड़ भी लिया। और आज उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ हमारी रिपोर्ट नहीं, हमारा एक साथी है जो 5 आइज का, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी तस्दीक की है। तो ये बहुत बड़ा जुर्म भी किया है और बड़ा संगीन इल्जाम भी लग गया है। पहली दफा एक धब्बा लग गया हिंदुस्तान के हवाले से रियासती दहशतगर्दी का मगरब के अंदर। तो ये मेरे ख्याल में उनकी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था।
और उनका ख्याल था कि जैसे हम इस इलाके में करते हैं उधर भी कर लेंगे तो क्या पता चलेगा। मुशाहिद साहब, सवाल ये है कि एक मोमेंटम बनाया जाए, फिर उसको एक्सेलरेट भी करना है, लेकिन हम ये भी फील करते हैं कि भारत जो है उसकी पॉलिसी में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, वो बहुत वेरिएशंस देता है। इस मौके को एक बड़ा मौका समझते हुए हमारी पॉलिसी में क्या कुछ होना चाहिए कि ये धब्बा चस्पा रहे भारत के साथ? मेरे ख्याल में पहली बात है एक फैक्ट शीट या डोसियर तैयार करें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे 15 मेंबर्स को दी जाए, ठीक, और G7 के मेंबर्स को दी जाए जो उनका क्राउड है, और हम बाज़ाब्ता एप्लीकेशन भी फाइल करें ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जिनीवा में, क्योंकि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी सिर्फ नहीं हुई, एक कत्ल हुआ है, और उस हवाले से हम कहें कि जनाब ये काम ये हिंदुस्तान कर रहा है। फिर जो डिफरेंट NGOs हैं, खालिस्तान मूवमेंट बड़ी एक्टिव है इस वक्त, कोई 1 मिलियन सिख रहते हैं कनाडा में, अब उनको मोबिलाइज करें, और एक अमेरिका में खालिस्तान कश्मीर रेफरेंडम फ्रंट भी बना हुआ है और उसको भी मोबिलाइज करें। और मेरे ख्याल में तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना चाहिए, नॉट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली, लेकिन कोई इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, कानूनी माहिरीन की तरफ से, कि ये कम से कम हिंदुस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाए, रॉ को डिक्लेयर कर दिया जाए और RSS को कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। कम से कम हम आगे तो बढ़े ना, और फैक्ट्स के साथ बढ़े। हमने, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में अक्टूबर 2020 में इंडियन स्टेट टेररिज्म पर एक डोसियर तैयार किया था 50 सफ़े का, और लेकिन हमने आगे पेश ही नहीं किया, जिसमें कहा था कि 87 ट्रेनिंग कैंप है हिंदुस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ, 66 अफगानिस्तान में, 21 हिंदुस्तान में। और उसके बाद EU डिसइंफो लैब ने भी एक रिपोर्ट दी थी ब्रसल से कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता रहा है। तो ये सारी बातें आप फैक्ट शीट तैयार करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ी सी हिम्मत की बात है और दानिशमंदी और दलेरी के साथ आगे चले। जी अच्छा शाह साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया, अमेरिका ख़ास तौर पर वो कह रहा है कि हम इस मामले को देख भी रहे हैं और इसको सीरियसली सदर बाइडन ने लिया है और हम राब्तों में, तो क्या वो कनाडा के साथ खड़े रहेंगे या अपनी माशी मफादात को देखते हुए बस उनका वही रवैया होगा जो बाकी मामलात में होता है कि ठीक है जी, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी इक़्तिसादी मंडी है, माशी मंडी है, तो बस चलो ठीक है, हो गया, आगे चलें? हरगिज़ नहीं, इनमें जान नहीं है। अमेरिका और बरतानिया दोनों मुनाफिक हैं, दोनों दौरे में आ रहे हैं, ये कोई जरूरत नहीं खड़े होने के लिए। इनके लिए 2 चीजें अहम है, एक चीन की दुश्मनी और एक पैसा और मैशत, तो वो दोनों हवाले से उनका करेंगे। हमें चाहिए कि अमेरिकी कांग्रेस में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कई मेंबर्स हैं, उनको कहें कि वो रेजोल्यूशन पेश करें दहशतगर्दी के हवाले से कि ये रियासती दहशतगर्दी हुई है और ये एक बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। यही काम इरशाद साहब अगर चीन या रूस या खुदा न खास्ता किसी और मुल्क ने किया होता तो ये तो इन्होंने कहा था ऐलान जंग करो इनके खिलाफ जंग करो। तो आप देखें कि मुनाफिकत कितनी है कि तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये हमें अब ये मौका मिला है। अब पहली दफा कई दहाइयों के बाद हिंदुस्तान पकड़ाई दे गया, अब तो अब इसको आगे लेके चले। हमारा पर है हमारे में कितनी जुर्रत है, हमारे में कितनी हिम्मत है, हम कितने जोरदार तरीके से अपने कौमी मफाद का दिफा करते हैं। ऐसे जी। अच्छा मुशाहिद साहब, इससे आगे आते हैं, ये G20 की मीटिंग हुई भारत में और ख़ास तौर पर वहाँ जो कॉरिडोर का ऐलान हुआ उसको भारत ने बहुत ज़ोर शोर से ये बताने की कोशिश की कि जी अब यूरोप और गल्फ़ ये सब हमारे साथ हैं, और CPEC को भी एक लिहाज से पीछे धकेलने की कोशिश की गई। तो एक तो इस कॉन्फ्रेंस को और ये जो कॉरिडोर का ऐलान हुआ है उसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? ये एक नुमाइशी बात है या हकीकतन भारत ने कोई पेशरफ्त की है? मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है, परसों छपा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें मुआवजा किया है ब्रिक्स का, जहाँ मैं खुद गया था साउथ अफ्रीका, और दूसरा G20 का। ये नुमाइशी बात है। देखें, ये 5वीं कोशिश है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और CPEC की नकल मारने की। इन्होंने 2018 में शुरू किया था, बिल्ड एक्ट शुरू किया था अमेरिकनों ने, वो कामयाब नहीं रहा। फिर 2021 में आपको याद होगा कि B3W इसने लॉन्च किया बाइडन ने, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, वो भी लॉन्च हुआ। उसका नाम फिर 2022 में चेंज किया गया, पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया ग्लोबल गेटवे।
एक तरफ तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शी जिनपिंग और चाइना का है उसकी तनकीद करते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन नकल मारने की कोशिश भी है। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, और दूसरी बात है इतने वसाइल भी चाहिए जो चाइना के पास है उनके पास नहीं है। तो उसी दिन आपको याद होगा कि सदर एर्दोगान ने कह दिया इसका हमारे से ताल्लुक नहीं, उसकी मुखालफत करनी जी, जो G20 के मेंबर है। उसी दिन रशिया ने भी, चीन ने भी अपने साथ का इजहार किया, बल्कि एर्दोगान ने तो ऐलान कर दिया कि हम नया कॉरिडोर बना रहे हैं जो तुर्की से गुजरेगा, इराक होगा, उर्दन होगा और यूएई होगा, और 17 अरब डॉलर की बात भी कर दी उन्होंने। बसरा के साथ जो है फाव पेनिनसुला वहां से निकालेंगे। तो आप ये देख लें, और ये जो चीज है कि इजराइल के जरिए कनेक्ट करेंगे। भाई आप एक तरफ तो मुसलमानों की बात करते हैं, मशरक़ी वस्ता में 22 ममालिक हैं, अरब और मुसलमान ममालिक, और तीसरा 23 में इजराइल है। तो इजराइल को आप मेंबर बनाना चाहते हैं उसके साथ, क्योंकि हिंदुस्तान और उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये बात चलने वाली नहीं, ये नफ्सियाती कोशिश की गई है, नुमाइशी कोशिश की गई है, लेकिन मुझे इसकी कोई फिजिबिलिटी तैयार नहीं हुई, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं मुझे लगता है दोनों रूट्स जो ये तैयार कर